चाहत है याद करे दुनिया एक नाम हमेशा, चाहत है याद करे दुनिया एक नाम हमेशा, वो नाम हो मेरा। चाहत है भव में विश्वास हो जहाँ निशान हो मेरा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया एक नाम याद करे और वह नाम आपका हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि बड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत भी बड़ी करनी होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। जी हाँ स्टूडेंट्स, उषा कविता हम पहले पढ़ चुके हैं। सप्रसंग व्याख्या और कवि परिचय हम कर चुके हैं। एक छोटी सी सुंदर सी मनमोहक सी कविता जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इतने ही खूबसूरत इसके प्रश्न भी हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आज के प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ें और कोई भी समस्या हो तो अवश्य प्रश्न करें। उषा कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हाँ, इससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा, किसमें कितना है दम। तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस मीठी सी कविता के, इस सुंदर सी कविता के प्रश्न उत्तर। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक पार्ट के क्वेश्चन जो प्रतिपाद्य है एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्रतिपाद्य देखते हैं। उषा प्रगतिशील त्रयी के आधार स्तंभ बिंब धर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में ग्रामीण अंचल में प्रातःकालीन सूर्योदय के उषा काल में पल पल परिवर्तित परिवेश को घरेलू बिंबों में बदलकर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ग्रामीण क्षेत्र की मनमोहक भोर एवं जीवंत परिवेश के शब्द चित्रण में भाषा, बिंब और लय का मणि कांचन संयोग दृष्टिगत है। ध्यान पूर्वक देखिए, इन 3 पंक्तियों के अंदर एक बड़ा प्रश्न बनता है जो 4 अंक का पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछा जाएगा, आगे आएगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखें। उषा की लालिमा से युक्त गहरे नीले आकाश को राख से लिपा चौका, स्लेट या खड़िया चौक तथा केसर से धुली काली सिल आदि ग्रामीण जीवन के उपमानों के समान बताया है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का आभास कराते हैं। यह क्या है? उषा कविता का प्रतिपाद्य है। देखो स्टूडेंट्स, आपको बताया जा चुका है कि प्रतिपाद्य जो होता है, उद्देश्य जो होता है, संदेश, मूल भाव, वह संपूर्ण पाठ का सारांश होता है कि लेखक या कवि इसके माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है। अगला प्रश्न देखिए। भाषा, बिंब और लय का अद्भुत संयोग कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता में लक्षित होता है। इस कथन के आधार पर शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिए गए नए उपमानों को लिखिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है बोर्ड 2018-19 में, और 2 अंक का प्रश्न है और 20 शब्दों में उत्तर देना। अब आप देखिए, आपको कितनी स्मार्ट स्टडी करनी है, कितना स्मार्ट वर्क करना है। ये क्वेश्चन जो खुद है वह 20 शब्दों से ज्यादा है। आप इसके शब्द देखिए, प्रश्न खुद ही 20 शब्दों से ज्यादा है, उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। तो कितना सटीक उत्तर आपको देना है, यह सीखने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, हमारे साथ वर्क करना होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न पूछा भाषा, बिंब और लय का अद्भुत संयोग, और यह बड़ा प्रश्न, यही पंक्ति आती है एग्जाम में और पूछते हैं भाषा, बिंब और लय का अद्भुत संयोग कवि की कविता में देखा जा सकता है। इसको 4 अंक का पूछ लेते हैं। अभी तो हमसे सिर्फ क्या पूछे? उपमान पूछे, नए उपमान। देखो स्टूडेंट्स, आपको पहले बताया था कि जो प्रयोगवाद है, और हिंदी साहित्य की क्लास में मैंने बताया था, प्रयोगवाद का नाम प्रयोगवाद इसीलिए पड़ा था कि इस काल के अंदर, इस काल की काव्य रचनाओं में नए नए प्रयोग किए गए थे, भाव और शिल्प दोनों की दृष्टि से। नए बिंब, नए उपमान जो पहले कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपने जब उषा कविता में पढ़ा तब आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये नए नए ऐसे उपमान है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़े, जैसे राख से लिपा हुआ चौका, लाल खड़िया स्लेट। नए बिंब धर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा उषा कविता में उषा कालीन लालिमा से युक्त नीले आकाश हेतु नीला शंख, राख से लिपा चौका, लाल केसर से धुली काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चौक तथा नील जल में झिलमिलाती
गौर देह जैसे उपमानों का सर्वथा नवीन रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी है किसी ने। उषा कविता की ये पंक्ति बाल मनोविज्ञान की ओर संकेत करती है, कैसे, समझाइए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बाल मनोविज्ञान की ओर संकेत करती है। आपको पता है कि जब हम बचपन में, पहले समझिए कि बचपन में, आजकल तो क्या होता है नोटबुक में लिखना प्रारंभ करते हैं, लेकिन पहले जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास एक स्लेट होती थी और उस पर लिखने के लिए एक चौक होती थी, जिसको कहीं खड़िया कहते हैं, कहीं वड़ता कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो जब गुरुजी काम देते थे तो हम स्लेट पे अच्छे अच्छे कैसे कबूतर, ए फॉर एप्पल, कुछ भी बनाते थे, 1 2 3 4। लेकिन जैसे सर जी नहीं देख रहे हैं, गुरुजी नहीं देख रहे हैं, तो खेल खेल में बच्चे एक दूसरे का मिटा देते थे। तो यहाँ पर क्यों कही गई है ये बात, बहुत ही गहरी बात यहाँ पर कही गई है। देखो, हमने उषा कविता पढ़ी थी तो हमने देखा था कि सूर्योदय से पूर्व का जो आकाश है उसका जो स्वरूप पल पल में बदल रहा है वो यहाँ पर बताया गया है। तो आपने उसमें देखा था कि पहले राख से लिपे हुए चौके जैसा था, फिर किसी ने सिल पर जो है केसर पीस कर धो दिया हो, ऐसा है। उसके बाद कैसा होता है कि किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो, ऐसा है। क्यों, पहले आंसर देखिए। स्लेट पर किसी ने उषा कविता की उक्त पंक्ति, आपको पूरी नहीं लिखनी है क्योंकि आपको 20 शब्दों में आंसर लिखना, तो छोटा कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप इसको डॉट डॉट करके लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। पंक्ति बाल मनोविज्ञान की ओर संकेत करती है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में स्लेट पर लाल खड़िया चौक से लिखकर मल देते हैं, जब वो जो दृश्य, ठीक वैसा ही दृश्य कैसा था, आकाश का। उसी तरह प्रातःकालीन सूर्योदय के समय उषा काल में फैली लालिमा बच्चों के बाल मनोविज्ञान की ओर संकेत करती है। अभी इसको समझिए। मैंने कहा था कि आकाश थोड़ा गहरा क्या है, स्लेट के रंग जैसा। आकाश कैसा, अंधकार के कारण स्लेट के रंग जैसा। और जैसे ही उसमें सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य की लालिमा फैलती है, तो वो स्लेटी आकाश के ऊपर ऐसी लगती है, वो हल्की हल्की लालिमा इस प्रकार से नजर आती है कि मानो बच्चों ने खेल खेल में स्लेट पर लाल खड़िया चौक से लिखकर उसे मल दिया हो। इस प्रकार से सूर्य की लालिमा फैल गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। यह 4 अंक का प्रश्न है जो आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, इसको 3 प्रकार से पूछते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, लेकिन आंसर उनका एक है। और यदि आप कहीं गाइड में देखोगे, कहीं बुक में मिलोगे, तो आपको इसके 3 आंसर मिलेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे कहते रहते हैं कि मैडम PDF सेंड कीजिए। अब मैं यदि आपको इसकी PDF सेंड करती हूँ तो आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन यदि आप क्लास अटेंड करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, तो आप एक प्रश्न को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है ये भी आपको पता रहता है। अब देखिए इसको कैसे कैसे पूछते हैं। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन सूर्योदय का जीवंत परिवेश का चित्रण किया है, कैसे स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, 4 अंक का। आप चाहें तो पेपर उठाकर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता प्रातःकालीन सौंदर्य व भाषा शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ कविता है, पठितांश के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, कि शिल्प, सौंदर्य और प्रातःकालीन सौंदर्य और शिल्प, शिल्प का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बताया था, इसको तीसरा कैसे पूछ सकते हैं कि भाषा, बिंब और लय का मणि कांचन संयोग। मैंने कहा था ना, प्रतिपाद्य वाला प्रश्न करवाया तब, कि ये जो पंक्ति है ना, ये 4 अंक के प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता भाषा, बिंब और लय का मणि कांचन संयोग है, इसे स्पष्ट कीजिए। 3 तरीके से पूछा। चौथा ये पूछ सकते हैं कि उषा कविता में ग्रामीण सौंदर्य का, कि भोर का सुंदर चित्रण किया है, सजीव चित्रण किया है, इसे स्पष्ट कीजिए। कितने प्रश्न हुए? 4 प्रश्न स्टूडेंट्स, 4 प्रश्न। लेकिन आंसर कितना है? 1। बस बदलना क्या है आपको, शुरू की 3 पंक्तियां ध्यान देनी है कि वो प्रश्न क्या पूछ रहा है। शुरू की जो प्रश्न पूछ रहा है, आपको आंसर की जो शुरुआत है वो भी वैसे ही करनी है। कैसे? देखिए ध्यान से, यहाँ आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये पहली पंक्ति है, ये एज इट इज रहेगी, भले चारों में से कोई सा भी प्रश्न पूछे। अब आप ध्यान से सुनिए। यदि आप अपने उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आप चारों प्रश्न लिखिए। मैंने जो आपको 4 प्रश्न बताए, 4 प्रश्न अथवा अथवा करके उसका उत्तर 1 लिखिए। इससे आपको एग्जाम में से पहले जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि मैडम ने हमको 4 क्वेश्चन बताए थे, उनका आंसर 1 है।
प्रगतिशील त्रयी के आधार स्तंभ प्रयोग धर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में ग्रामीण अंचल में प्रातःकालीन सूर्योदय, ये देख लो पहला प्रश्न आ गया, प्रातःकालीन सूर्योदय का जीवंत परिवेश, यहाँ तक प्रातःकालीन सूर्योदय एवं उषा काल की लालिमा का जीवंत एवं मनमोहक चित्रण किया है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आ चुका है। यदि पहला एग्जैक्ट जो अभी मैंने पहला लिखा है तो आपको एज इट इज ये पंक्तियां ऐसी ही लिखनी है। आगे देखिए, उषा कविता में नवीन बिंब विधान भाषा और लय का मणि कांचन संयोग बेजोड़ है, ये भी लिखना है। तो वो दूसरा प्रश्न जो आपको अभी मैंने बताया वो भी हो गया है। ठीक है, अब यदि मैंने जो अभी अथवा में प्रश्न लिखा है प्रातःकालीन सौंदर्य और भाषा शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है, ठीक है, तो अभी यही एज इट इज आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अगली पंक्ति लिख दी है, नवीन बिंब विधान भाषा और लय का मणि कांचन संयोग, तो अभी यही है। एक चौथा प्रश्न जो आपको बताया है कि जो है ग्रामीण कि जो उषा कविता में ग्रामीण भोर का सजीव चित्रण है, तो आपको एक लास्ट वाली लाइन में और लिख देना है कि इस कविता में ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण जीवन की भोर का सुंदर शब्द चित्रण प्रस्तुत हुआ। उसके बाद आपको आंसर लिखना शुरू कर देना है। तो किस प्रकार से हमने एक उत्तर के अंदर 4 प्रश्नों को समाहित किया है। अब आगे क्या लिखना है देखिए, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए और सुनिए कि यदि आपको 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है काव्य खंड में से, 4 का गद्य खंड में से, तो आपको काव्य की पंक्तियां लिखनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके 4 में से 4 अंक आए तो आपको हर पाठ, कितने पाठ अब हमारे सिलेबस में 4 पाठ हटा दिए गए। उन 4 पाठ में 4 पाठ नहीं है, वो 7 पाठ है। कैसे? पहला पाठ जो संतवाणी है उसमें 3 कवि है, यानी वो 3 पाठ है एक साथ। पीछे से 4 हटा दिए तो कितने हट गए? 5 पाठ। सिलेबस में कितने बचे हैं अब? 5 पाठ बचे हैं। ठीक है, 5 बचे हैं हमारे पास, 4 या 5 पाठ बचे, तो उनमें से 4-4 पंक्तियां तो आप याद कर ही सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज आपको ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ट्रिक ये है कि आपके जो पेपर आएगा ना, उसमें से आपको व्याख्या का प्रश्न आएगा, डेफिनेटली आएगा। और कितनी व्याख्या आएंगी? 2 आएंगी। कितनी आएंगी? 2 में से एक हथुआ में होगी, एक आपको करनी है। हो सकता है जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो उसी किसी पाठ में से हो जिसमें से हमसे व्याख्या पूछी गई है, तो आपको वहाँ पंक्तियाँ मिल जाएंगी, आप उसमें से उतार सकते हो जो आपके आंसर के अंदर सेट हो रही है। बस हमारे पास हमारा दिमाग इतना चलना चाहिए, हमारा जो ब्रेन है इतना स्मार्ट होना चाहिए कि उन पंक्तियों को हम अपने क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से ऐड करें। यदि आप हमारे साथ वर्ष भर जुड़े रहते हैं, हर क्लास को अटेंड करते हैं, तो आपका ब्रेन 100% स्मार्ट हो जाएगा, आपकी सोच भी स्मार्ट हो जाएगी। किस क्वेश्चन को किसके साथ कैसे ऐड करना है आप बखूबी सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको उठना होगा, पढ़ना होगा और हर क्लास को अटेंड करना होगा, जो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे, जिनको 100 मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो 2-2 अंक के, 4 अंक के प्रश्न और भी पूछे जाते हैं ना, उनमें से भी कभी कभी, जैसे मैंने ऊपर वाली पंक्तियों में आपको दिखाया था कि पूरी 2 पंक्तियां देखकर क्वेश्चन पूछा 2 अंक का, तो ऐसे भी किसी पाठ में से 2 पंक्तियां लिखी हुई आ रही, आपको तो 2 ही चाहिए, आपको मिल गई ना वो अपने आप। तो कई बार जो होता है ना, खिचड़ी पकी हुई अपने आप मिल जाती है, बस उसको खाने का तरीका आना चाहिए, जो आप हमारे साथ रहकर बिल्कुल सीख जाएंगे। तो देखिए, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। ग्रामीण क्षेत्र में सूर्योदय से पूर्व भोर का आकाश नीले शंख के समान, राख के गीले चौके के समान गीला गीला प्रतीत होता है। ये जब पाठ पढ़ाया था तब आपको अच्छे से बताया था, और एक बार फिर कह रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन आंसर करने के साथ आप उस क्लास को जाकर ज़रूर देखना। आपको जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अब मैं काव्य खंड में से करवा रही हूँ, आप एक बार उस क्लास में जाके उस क्लास को देख लीजिए। यदि आपने वो व्याख्या वाली क्लासें एक बार फिर से देख ली तो आप जिंदगी में कभी किसी पाठ को नहीं भूलेंगे। 1 घंटा आपको अपने सब्जेक्ट के लिए निकालना है। दृश्य एवं स्पर्श बिंब विधान प्रयोगवादी काव्य की छटा है ये, तथा खड़ी बोली का सौंदर्य अनुपम है, बहुत काली सिल। और फिर ये जब यहाँ दूसरी ट्रिक ये है कि यदि आपको पूरी पंक्तियां, जैसे ऊपर 2 पंक्तियां याद दी आपने लिख दी, ओके, अब आपको कोई पंक्ति का पहला और आखिरी शब्द याद है, बीच में याद नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले 2 शब्द लिख दो, आखिरी का लिख दो, बीच में डॉट डॉट कर दो, और फिर एग्जामिनर को इससे होगा कि इसको आता तो है लेकिन इसने लिखा नहीं है। प्रस्तुत पद में सूर्योदय के उषाकालीन सौंदर्य की बहुत काली सिल, स्लेट की लाल खड़िया चौक
अब देखो आपको एक करेक्शन करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पद में नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है चौक के जस्ट आगे, बहुत काली सिल और चौक। अगली पंक्ति में एक शब्द की जगह छोड़कर, जब भी पैराग्राफ चेंज होता है तो एक शब्द की जगह छोड़कर लिखा जाता है। प्रस्तुत पद में यहाँ से इस तीनों शब्दों को हटा देना है, एक शब्द की जगह छोड़कर आपको स्टार्ट करना है लिखना अर्थात। क्या लिखना है? अर्थात सूर्योदय के उषाकालीन सौंदर्य की बहुत काली सिल, स्लेट की लाल खड़िया चौक जैसे ग्रामीण जीवन के उपमानों से तुलना की गई है। नवीन बिंब विधान एवं ग्रामीण अंचल की शब्दावली के प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक बन गई है, अर्थात प्रभावकारी बन गई है। नील जल में गोर झिलमिल जैसे झिलमिला रही हो सूर्योदय हो रहा है। उक्त अंश में नील गगन में फैली सूर्य की स्वर्णिम आभा का गौर वर्णी नायिका की शुभ्र देह से समता की गई है। गतिशील दृश्य बिंब में प्रयुक्त उपमान दृश्य के अनुरूप ही अद्वितीय है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता प्रातःकालीन सौंदर्य व भाषा शिल्प की दृष्टि से बेजोड़। अब ध्यान से सुनिए, ये जो आखिरी पंक्तियां जो दो आपने देखी है ना, कि उक्त विवेचन से ये स्पष्ट है, ठीक है। उक्त विवेचन से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैंने 4 प्रश्न बताए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंत में भी आपको वो प्रश्न वाली पंक्तियां वापस दोहरानी है। कैसे? जैसे इसमें तो आपने ये लिख दिया है, शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता प्रातःकालीन सौंदर्य व भाषा शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। यदि यहाँ पर दूसरा वाला प्रश्न मैंने जो करवाया तो आप लिखेंगे उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कवि शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता भाषा बिंब और लय का मणिकांचन संयोग हो गया। ऐसे ही वो जो तीसरा प्रश्न पूछ लिया तो उसको रिपीट कर देना है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से हमने उषा कविता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लिए। इस एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। आपको इसके नीचे उषा कविता जो हमारी पहले हम पढ़ चुके हैं उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जाके पाठ को फिर से पढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स, 100 of 100 वही बच्चा लाता है जो हर सब्जेक्ट में बराबर मेहनत करता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ट्यूशन पर भी पढ़ते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। इंग्लिश को आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप सोचते हो क्या है, इंग्लिश तो बहुत हार्ड है, हमको आती नहीं है। और हिंदी तो हमारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है, बहुत ईजी है, हम लास्ट में पढ़ लेंगे। और लास्ट के चक्कर में हमारी स्थिति उस खरगोश जैसी हो जाती है, तो बहुत तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। हमें खरगोश नहीं बनना है, हमें हर सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को 2 घंटे पढ़ते हो तो आप हिंदी को 1 घंटा ही पढ़िए। 1 घंटे यदि आप रेगुलर पढ़ते हो, जो आपको पढ़ाया जाता है वो पढ़ रहे हो, तो आप 100 of 100 मार्क्स ला सकते हो। अन्यथा किसी भी यूट्यूब चैनल की कोई भी ट्रिक, कोई भी वीडियो जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये आपको 100 में से 100 दिलाइए, इसको देख लिया, रात भर जग के पढ़ाई की है, दिन भर जाग के पढ़ाई की है, सुबह दोपहर पढ़ाई की है, यदि आप रात को पढ़ोगे तो 100 में से 100 लाओगे। आप कभी भी पढ़ लो, यदि आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो 100 में से 100 नहीं आते। कोई ट्रिक आपको 100 नंबर नहीं दिला सकती है, और ट्रिक से कभी पूरे मार्क्स नहीं आते हैं। निरंतर जो अध्ययन करता है वह 100% अपनी सफलता को प्राप्त करता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं। आपके जो टेस्ट के मार्क्स आपको बता दिए जाएंगे बहुत जल्दी, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि 12th क्लास में हम बेस्ट रिजल्ट दे सकें। थैंक यू।